नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री विद राणा सर, जिसमें हम आज 2017 में पूछे गए शेष प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, तो आज का जो हमारे पास पहला प्रश्न है वो है आपके पास, टिंडल प्रभाव क्या है, यानी क्वेश्चन नंबर 25, टिंडल प्रभाव क्या है, इस परिघटना का क्या कारण है। ठीक है ना। तो जो टिंडल प्रभाव है इसको सर्वप्रथम किसने देखा था? माइकल फैराडे ने टिंडल प्रभाव देखा था, लेकिन इसका विस्तृत अध्ययन टिंडल ने किया था, जिसके कारण इसे क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। यानी टिंडल प्रभाव अगर आपसे पूछा जाएगा तो सर्वप्रथम टिंडल प्रभाव माइकल फैराडे ने देखा था, परंतु इसका विस्तृत अध्ययन टिंडल ने किया था, जिसके कारण इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। अर्थात जब किसी बंद कमरे में रोशनदान से प्रकाश प्रवाहित किया जाता है, जब किसी बंद कमरे में रोशनदान से क्या करते हैं? प्रकाश को प्रवाहित किया जाता है, तो प्रकाश के मार्ग में पड़ने वाले धूल के कण प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं, जिसे टिंडल प्रभाव कहते हैं, है ना। अर्थात प्रकाश का प्रकीर्णन को ही क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसको आप लास्ट में लिख सकते हैं। अब इसका आगे लिखा है, इस परिघटना का क्या कारण है, क्यों होता है ऐसा। ठीक है ना। तो इसका कारण यह है कि कोलाइडी कणों का आकार बड़ा होने के कारण ये कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं और प्रकाश के मार्ग में धूल के कण चमकते हुए दिखाई देते हैं। यहां तक आप लास्ट में लिख सकते हैं, या आप शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं जैसे आपको बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 का ख है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। इसका आंसर है, वायुमंडल में जल के कणों के साथ धूल के कण उपस्थित होते हैं। यानी वायुमंडल जो होता है उसमें जल के कण उपस्थित होते हैं वाष्प के रूप में, और उसमें क्या होते हैं? धूल के कण भी उपस्थित होते हैं। ये कण नीले रंग के प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं। जो ये कण होते हैं कहां पर? जल में उपस्थित, ये क्या कर देते हैं? नीले रंग के प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं, क्योंकि इस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। इस रंग का जो तरंग दैर्ध्य क्या होता है? वेवलेंथ क्या होती है? सबसे कम होती है, जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। वायुमंडल में जल के कणों के साथ धूल के कण उपस्थित होते हैं। ये कण नीले रंग के प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं, क्योंकि इस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो इसका आंसर ये है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 26 का है, राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन नियम लिखिए। राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन का नियम लिखिए। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? यहाँ पर राउल्ट के नियम अनुसार उसने दो नियम दिए थे। एक दिया था वाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए, और एक दिया था अवाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए। तो जो राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन का जो नियम है वो किसके लिए? अवाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। ठीक है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं, राउल्ट के नियम अनुसार किसी विलयन का आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन, कोई विलयन है उसका आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन विलयन में उपस्थित अवाष्पशील घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो ये जो हमारा P नॉट बी माइनस पी बी डिवाइड बाई P नॉट बी है, इसको बोलते हैं हम आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन। यानी किसी भी विलयन है उसका जो आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन होता है ये, ठीक है ना, विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलय, विलय क्या है? ए के मोल अंश, एक्स क्या? मोल अंश के बराबर होता है। तो किसी विलयन का आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन उस विलयन में उपस्थित अवाष्पशील घटक के मोल अंश के बराबर होता है। पी नॉट बी क्या है? यहाँ पर विलायक का शुद्ध वाष्पदाब या शुद्ध विलायक का वाष्पदाब। पी बी क्या है? विलयन का वाष्पदाब। और एक्स ए क्या है आपके पास? विलय का मोल अंश। क्वेश्चन नंबर 26 खा है, 5.4 ग्राम ग्लूकोज, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 को 120 ग्राम जल में विलय करने पर इसके क्वथनांक में 0.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। क्वथनांक में कितनी वृद्धि होती है? 0.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। जल के मोलल उन्नयन स्थान KB की गणना कीजिए।
ठीक है, तो यहां पर जो आपके पास फॉर्मूला लगता है वो क्या होता है, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, यानी किसी विलयन का क्वथनांक में उन्नयन, किसी विलयन का क्वथनांक में उन्नयन उस विलयन के क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक तथा मोललता के गुणनफल के बराबर होता है। अगर हम इसको ओपन करके लिखें मोललता को तो क्या होगा हमारे पास, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, तो इसको हम ओपन करके लिखेंगे m बराबर क्या होता है, मोललता बराबर WA डिवाइड बाई MA इंटू 1000 डिवाइड बाई WB इन ग्राम। ये हमारे पास विलय का दिया गया भार, विलय का अणुभार, विलायक का भार। ठीक है, यहां पे जो क्वेश्चन है इसमें आपके पास दिख रहा होगा WA, विलय का दिया गया भार कितना है, जो कम मात्रा में, एक है हमारे पास 5.4 ग्राम और दूसरा 120 ग्राम, तो इसमें कम क्या है हमारे पास, ये है 5.4 ग्राम, तो ये क्या होगा, विलय होगा 5.4 ग्राम। MA C6H12O6 का अणुभार, C6H12O6 का अणुभार कितना होता है, 12 छक्का 72 प्लस 12 कितना, 12 सता 84 है ना, और एक ऑक्सीजन का कितना होगा 16, तो 6 ऑक्सीजन की कितने हो जाएंगे, 16 छक्का 96, तो 84 प्लस 96 कितना हो गया, 6 4 10 और 9 8 17 और 1 18, 180 म्यू यूनिफाइड मास। ठीक है, WB क्या है, विलायक का भार 120 ग्राम है, और डेल्टा टीबी कितना है, 0.1 डिग्री सेल्सियस है ना। यहां पर अब आप देखेंगे कि अगर हम क्या करेंगे, केवी कैलकुलेट करते हैं, तो ये क्या हो, टीबी के साथ MA कहां चला जाए, यहां से इधर चला जाएगा टीबी के साथ, WB भी टीबी के साथ चला जाएगा, तो हमने लिखा केबी बराबर टीबी इंटू MA इंटू WB है ना, और WA और 1000 कहां आ जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा, WA इंटू 1000, इसकी वैल्यू रख दो तो 0.1 इंटू 180 MA इंटू 120 डिवाइड बाई WA विलय का भार 5.4 ग्राम इंटू 1000, तो 1000 जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, बचेगा हमारे पास 10। अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा 18 और 12, यानी 0.1 इंटू 18 इंटू 12 डिवाइड बाई 54, 18 1 जा 18 और 18 3 जा 18 1 जा 18, 18 3 जा 54, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12 यानी 4 आ गया, और 4 का यदि हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं यानी 0.1 इंटू 4, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, केबी बराबर 0.4 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होगा। ठीक है ना, यदि हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो केबी में आपका आंसर ये आएगा। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 को फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी द्वितीय नियम लिखिए। तो फैराडे का जो विद्युत अपघटन संबंधी द्वितीय नियम है वो क्या है आपके पास, जब 2 या 2 से अधिक वैद्युत अपघट्य विलयन को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी आपके पास क्या होगा, 2 या 2 से अधिक जब क्या होगा वैद्युत अपघट्य विलयन होगा और उसको किस में जोड़ा जाएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और समान मात्रा की उसमें क्या कर दी जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। दोनों जो आपके पास विलयन है उसमें एक समान मात्रा की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर पदार्थों की विभुक्त होने वाली मात्रा, यानी जो इलेक्ट्रोड है उससे पदार्थ की जो कम होने वाली मात्रा है या संयोजित होने वाली मात्रा, उस पर इकट्ठे होने वाली मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है ना। W1 डिवाइड बाई E1 इक्वल टू W2 डिवाइड बाई E2। W1 क्या है, पहले विलयन का भार यानी पहले इलेक्ट्रोड का द्रव्यमान, W2 क्या है, दूसरे इलेक्ट्रोड का द्रव्यमान, और E1 क्या है आपके पास, पहले इलेक्ट्रोड का तुल्यांकी भार और दूसरा है दूसरे इलेक्ट्रोड का तुल्यांकी भार। तो जब 2 या 2 से अधिक वैद्युत अपघट्य विलयन को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उसमें समान मात्रा की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर पदार्थों की विमुक्त होने वाली मात्रा या संयोजित होने वाली मात्रा उसके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। W1 डिवाइड बाई E1 इक्वल टू W2 डिवाइड बाई E2। W1 क्या है, पहले पदार्थ की मात्रा, W2 क्या है, दूसरे पदार्थ की मात्रा, E1 क्या है, पहले पदार्थ का तुल्यांकी भार, और E2 क्या है, दूसरे पदार्थ का तुल्यांकी भार है। ओके। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 27B है, निम्न सेल का 298 डिग्री केल्विन पर नेनर समीकरण तथा ईएमएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपके पास जो सेल दे रखा है वो दे रखा है मैग्नीशियम हाफ सेल मैग्नीशियम 2+, जिसकी सांद्रता कितनी है 0.001 मोल। सॉल्ट ब्रिज यानी लवण सेतु कॉपर 2+, और यहाँ पे 0.0001 मोल इसकी सांद्रता है हाफ सेल कॉपर, और इन और सेल का मान दे रखा। ठीक है ना, तो सेल का की नर्स समीकरण जो ये सेल है इसकी जो नैनर समीकरण है वो क्या होगी, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लॉग उत्पाद की सांद्रता डिवाइड बाई अभिकारक की सांद्रता। अब उत्पाद कौन सा है आपके पास, ये वाला आपके पास उत्पाद है क्योंकि ये अभिकारक है आर यानी अभिकारक, और ये क्या प्रोडक्ट, इसका क्या है रिएक्टेंट, और ये क्या प्रोडक्ट। तो आपने इन दोनों प्रोडक्ट में देखना आयन वाला कौन सा है, तो इसमें क्या है Mg2+, इसमें क्या है कॉपर। तो उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद ये वाला आयन है तो आप क्या लिखेंगे मैग्नीशियम 2+ की सांद्रता डिवाइड बाय अभिकारक, ये अभिकारक है ये अभिकारक है, तो इनमें आयन वाला कौन सा है कॉपर वाला आयन है, तो आप क्या लिखेंगे कॉपर 2+ की सांद्रता। ये आ गया आपके नर्स समीकरण। ठीक है, लेकिन आपने क्या कैलकुलेट करना है, एक तो नर्स समीकरण कैलकुलेट करना और दूसरा ईएमएफ की गणना करनी है। तो ईएमएफ के लिए आपको इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आप देखेंगे ई नॉट यानी ई सेल बराबर ई नॉट सेल का मान कितना देखा 2.71 दे रखा, 2.71 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन क्या होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या की कितना इलेक्ट्रॉन में चेंज हो रहा है। यहां से इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो 2+ में गया, इस कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया गेन किए तो कॉपर में चला गया। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ने दिए और दोनों इलेक्ट्रॉन कॉपर ने ग्रहण किए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में कितना चेंज हुआ 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ। लॉग Mg2+ की सांद्रता क्या है 0.001 मोल डिवाइड बाय कॉपर की सांद्रता क्या है 0.0001 मोल, ये हो गया। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास आएगा 2.71 माइनस 20 की 0 20 की 0 2 2 जा 4, कितना बचेगा वहां से 1 और ये कितना 19 हो जाएगा, 2 9 जा 18, यहां से एक इधर चला 11 2 5 जा 10, लगभग इतना आएगा। लॉग इसको अगर मैं कंप्लीट नंबर में चेंज करता हूं तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1 2 3 यानी 1 × 10 की पावर -3, 3 टाइम पॉइंट इधर गया। ठीक है, और नीचे यहाँ पॉइंट के बाद क्या 1 2 3 4 यानी 1 × 10 की पावर -4, ये हो जाएगा, है ना। आगे आप देखेंगे यहां पर 2.71 माइनस 0.0295 लॉग 1 × 10 की पावर -3 है और ये -4 है तो ऊपर आएगा तो क्या होगा +4 यानी -3 + 4 1 प्लस तो बचेगा डिवाइड बाय 1, नीचे 1 ही रहेगा। ठीक है ना, 2.71 माइनस 0.0295 इंटू लॉग 1 ऊपर वाला माइनस लॉग नीचे वाला 1 डिनोमिनेटर वाला ये 1 इंटू फिर लॉग 10 की पावर +1, 10 की पावर +1 आएगा, है ना। यहां पर आप आगे कैलकुलेट करें 2.71 माइनस 0.0295, ये आपके पास बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप अच्छी प्रकार से करें सॉल्व। ठीक है, log 1 का मान 0, log 1 का मान 0 इंटू log 10 की पावर 1 का मान कितना होता है
+1, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस और 1 है तो 1। अगर माइनस हो तो -1, तो यहाँ पर भी -1 लिखते हैं आप, है ना। इसको आगे कैलकुलेट करेंगे 2.71 माइनस 0.0295, 0 में 0 गया, उसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना बचेगा 1, 1 का मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा। इसका मतलब है इनमें से आपने ये लेस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो 2.71 माइनस 0.0295, यहाँ पर 0 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 9 गया 0, ठीक है ना। यहाँ पर आपके पास 10 बचे, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पर 6 बचेगा, 6 में से 0 गया 6 और 2 का 2, यानी 2.6805 वोल्ट आपका आंसर होगा। ई सेल बराबर जो EMF होगा वो कितना आएगा आपके पास 2.6805 वोल्ट आपका आंसर होगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न पत्र के साथ और अगले प्रश्नों के साथ जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, आप बोर्ड एग्जाम में जाते हुए इन प्रश्नों को अच्छे प्रकार से सॉल्व करके बोर्ड एग्जाम में जाएं।